बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कि ज़मीन की रजिस्ट्री जो है करवाने का तरीक़ाकार क्या है। ये 2022 चल रहा है और इसका इख्तिताम है। इसमें कौन कौन से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और इसमें कौन सी, जब आप प्लॉट लेते हैं तो एहतियातें करनी चाहिए। स्टाम्प पेपर जो है उस ड्यूटी कितनी पे करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के टैक्स कितने हैं, और लिखाई पढ़ाई और इसकी फ़ीस जो है रजिस्ट्रेशन की वो कितनी अदा करनी पड़ेगी, और ज़मीन खरीदने से लेकर इंतकाल तक तमाम मराहल का आज हमने तफसीलन डिस्कस करना है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ज़मीन जब भी खरीदी जाती है तो सबसे पहला जो अमल होता है और उसका आखिरी मरहला जो होता है वो ज़मीन की रजिस्ट्रेशन पर मबनी होता है। आमतौर पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत, जिसका सेक्शन नंबर 17 हमें बताता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लें, जब भी कोई भी आप राइट ट्रांसफ़र करें तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवा लें। अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इसके सेक्शन 17 के मुताबिक कोई भी राइट ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको रजिस्टर्ड लाजमी करवाया जाए, क्योंकि अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते तो आपकी वो डीड, वो जो ट्रांसफ़र डीड है, जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, वो ट्रांसफ़र हुई प्रॉपर्टी जो है वो कोई वैल्यू नहीं रखती, वो कागज़ का टुकड़ा कहलाएगा। चाहे आपने कोई भी स्टैम्प पेपर यूज़ किया है, जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती तब तक वो उसकी वैल्यू जो है वो उतनी नहीं होगी जितनी कि एक रजिस्टर्ड शुदा पेपर की वैल्यू होती है। तो इसी का सेक्शन नंबर 6 हमें बताता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में अब दूसरे मरहले पे है कि कहाँ से रजिस्टर करवाया जाए। सबसे पहला मोस्टली सवाल ये होता है कि क्या हम नोटरी पब्लिक से करवाएं, या हम रजिस्ट्रार से करवाएं, या सब रजिस्ट्रार से करवाएं, या किसी भी 17 स्केल के बंदे से करवाएं। तो इसमें जो है वो कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनको आप पब्लिकली डिस्कस करते हैं, जिस तरह लेन देन के मामलात और कोई छोटे मोटे मामलात जो होते हैं, उन जो स्टैम्प पेपर को नोटरी पब्लिक से सिग्नेचर करवा कर, तस्दीक करवा कर यूज़ किया जा सकता है। मगर जो ऐसे कागजात या ऐसे स्टैम्प पेपर जिसमें ज़मीन का लेन देन और इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो और उसमें अमाउंट भी उस हाल से काफ़ी ज़्यादा हो, जिसमें आपको ख़तरा हो कि ये प्रॉपर्टी जो है अगर हम इसको रजिस्टर नहीं करवाते तो ये बंदा बदल सकता है, ये कोई इशू कर सकता है, तो उस हवाले से आप रजिस्ट्रार अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इसके तहत जो है वो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है और सब रजिस्ट्रार जो होता है वो तहसील लेवल पे होता है। उनसे जो आपने डीड तैयार की है उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो ये दो सेक्शन थे। रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है सेक्शन 17 के मुताबिक, और सेक्शन 6 के मुताबिक हमने किन से रजिस्ट्रेशन कौन सी करवानी है वो है। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ के रजिस्ट्रेशन आपने करवा ली और ये पहला मरहला कौन सा होगा जिससे ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा। ज़मीन खरीदते हैं, जब भी आप ज़मीन खरीदें, कोई किसी किस्म की प्रॉपर्टी खरीदें तो उसकी आप वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें। अब वेरिफिकेशन किस तरह करनी है, आपने बहुत ही एक एहसन अंदाज से उस बंदे से कहना है कि आप हमें इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की कॉपी दे दें। जब आप उससे रजिस्ट्री की कॉपी ले लेंगे तो आपने उस रजिस्ट्री की उस कॉपी को ध्यान से देखना है और उसको पढ़ना है। अगर आपको नहीं पढ़नी आ रही तो आप क्या करें, किसी भी बंदे से, किसी वकील से, किसी क्लर्क से हेल्प ले सकते हैं और उस जगह पर जाएं जहां वो प्रॉपर्टी मौजूद है। उसके हदूद अरबा जो भी लिखा हुआ है, शर्कन गरबन जो है वो दाएं बाएं
जो भी अगर फर्स्ट है, फ्रंट में कैसा है, कितना है, कौन मालिक है, किसकी मलकियत थी या किसकी मलकियत है, इन तमाम चीज़ों की वेरिफिकेशन करें। इसमें आपने हदूद अरबा चेक करना है। कंपस जो है वो आप मोबाइल में भी कर सकते हैं या आप ले भी सकते हैं, तो उस हवाले से आपने हदूद अरबा मशरक, मगरब, शमाल और जनूब जो है ये चेक कर लेना है। मशरक में वो ज़मीन कितनी है, मगरब में कितनी है, शमाल में कितनी है, जनूब में कितनी है। अगर आप धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं, इसकी वेरिफिकेशन लाजमी करें और वहाँ से जो उनके हमसाए हैं या वहाँ के रहने वाले रायशी हैं उनसे ये लाजमी तस्दीक कर लें कि ये प्रॉपर्टी किस बंदे के नाम है, किसने खरीदी है और इसमें कोई मसला तो नहीं, कोई स्टे तो नहीं चल रहा। आपने उस वाले से जो है वो इस के ज़मीन की जो स्टे के वाले से जो है वो अदालत से भी रुजू करना पड़े, वहाँ जाकर आप चेक लाजमी करें। कोई इस पर उसमें रजिस्टर्ड होता है जहाँ पे स्टे वगैरह लिखे होते हैं। तो जिस तरह हमने भी एक प्रॉपर्टी ली थी, मैंने भी वैसे जाके चेक किया था, मैनुअली जाके आप चेक कर सकते हैं और इसमें कंप्यूटराइज भी सिस्टम होते हैं कई जगहों पे। तो चेक लाजमी करना है कि इसमें कोई स्टे तो नहीं है, कोई मामला, कोई लड़ाई झगड़े का मामला तो नहीं है। जब आप इस चीज को कंफर्म कर दें तो उसके बाद आप इसके जो खसरा नंबर लिखा हुआ है, जो खतूनी नंबर लिखा हुआ है और जो भी इसमें डिटेल है उसको अच्छी तरह आपने चेक करना है। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है उसकी जो है वो निशानदही के लिए आपने जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसको एक दरख्वास्त देनी है। जब आप उसको एक दरख्वास्त दे देते हैं तो वहां एक बंदा अपॉइंट है, इसी काम के लिए अपॉइंट किया जाता है जो कि निशानदेही करवाता है। असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो एक बंदे को भेजेगा जो आपको उस जगह की पैमाइश करके उसको पूरा करके देगा। ये एक लीगल तरीकाकार है। इस तरीकाकार को अगर आप अपनाते हैं तो आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते। किसी किस्म की जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं हो सकता। तो ये एक वेरिफिकेशन का सिंपल सा तरीकाकार है, इसको लाजमी जो है वो अमल में लाएं। सबसे पहले जब आप जमीन की वेरिफिकेशन कर लेते हैं और नंबर 2 पे इकरारनामा तय पाता है, मतलब इकरारनामा तय पाया जिसमें आप कुछ रकम जो है वो बयाने के तौर पर अदा करते हैं, जैसे आप बयाना टोकन किसी भी जुबान में इस्तेमाल करते हैं। आपने इसको खास किस्म के स्टैम्प पेपर 1200 का स्टैम्प पेपर ले लें या 200 का, जितना भी आपको अपनी मर्जी है। स्टैम्प पेपर जब आप ले लेते हैं तो वहां पर एक तहरीर लिखी जाती है कि ये फलां प्रॉपर्टी है जिसका खसरा नंबर खतौनी नंबर ये है और इस प्रॉपर्टी को ये फलां बंदे के नाम पर है। इस वाले से ये जो हमें जो है इतनी अमाउंट हमने इनको पे कर दी है, इतनी अमाउंट रह गई है जो कि हम फलां टाइम पे अदा करेंगे। उसको लॉटरी पब्लिक से आपने रजिस्टर करवा लेना है तो वो आपका बकायदा इकरारनामा जो है वो तैयार हो जाएगा। इस वाले से एक मेरी वीडियो भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप इकरारनामे के हवाले से उस वीडियो को डिटेल से देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है कि जो टाइम आपने दिया उस टाइम से पहले 2 दिन आपने उनसे राबता करना है। आपने उनसे कहना है कि आप फर्द तैयार कर लें। अब फर्द क्या होती है, फर्द के हवाले से मेरी एक वीडियो मौजूद है, उसमें आप लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मगर शॉर्टली यहाँ पे मैं बताता चलूं कि फर्द वो आपके कागज का टुकड़ा होता है जिसमें उस अराजी का, उस जगह का रिकॉर्ड जो होता है वो मौजूद होता है। वो बताता है, वो शो करता है कि इसका मालिक कौन है, इसका जो है वो खतरा नंबर कौन सा है, खतौनी नंबर कौन सा है, कहाँ पर वाक़या है। और आमतौर पर इसकी 3-4 जो है वो किस्में हैं जिसमें फर्द बै जो है वो जमीन को सेल करने के हवाले से निकलवाई जाती है। फर्द बराए रिकॉर्ड चेक करने के लिए बनाई जाती है। फर्द बदल जो है रिकॉर्ड की करेक्शन के लिए बनाई जाती है। तो ये 3-4 किस्में हैं जिसमें बाकायदा तौर पर बताया जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसके ये फला फला जो अमल है जो इसमें आप खरीदना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी, उसकी डिटेल वाज़ेह है। तो जब आप फर्द ले लेते हैं तो फर्द की वेरिफिकेशन भी आप कर लेते हैं। तो अगर वेरिफिकेशन के बाद आपने क्या करना है कि उस वेरिफिकेशन के बाद फर्द के लेने के बाद आपने मुतलका टाइम पर गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं उसको अदा करने का अब टाइम आ गया है, जिसमें सबसे पहले आपने स्टैंप ड्यूटी पे करनी है। स्टैंप ड्यूटी मतलब आप 3% जो है वो स्टैंप पेपर जो है वो निकलवाएंगे। अब कहाँ से निकलवाएंगे, उस हवाले से ई स्टैम्प पेपर की एक वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। वहां पर आपने चालान नंबर 32 जो है
वो डेवलप करना है, डिटेल देंगे तो वहां पर आपकी जो एक्टिव अमाउंट होगी 3% के हिसाब से वो अमाउंट शो हो जाएगी। उसके बाद सीवीटी कैपिटल वैल्यू ऑफ टैक्स जो कि आजकल 2% चल रही है, वो टैक्स की रकम जो है वो भी आपने अदा करनी होती है। वो अदा करने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 500 है, अक्सर बात बदलती भी रहती है मगर मौजूदा जो है वो 500 है, वो आपने अदा करनी है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है टीआईपी टैक्स, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स। ये जो टैक्स होता है ये आपको जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब आपको ये अदा करना पड़ता है और ये अदा करने के बाद ही आपकी जो है वो प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। उसके अलावा नंबर 4 पे एडवांस इनकम टैक्स। एडवांस इनकम टैक्स अगर आप फाइलर हैं तो आप 1% अदा करेंगे, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 2% अदा करेंगे। इससे पहले जो है वो नॉन फाइलर के लिए 3% था और फाइलर के लिए जो है 1% था या इससे ज्यादा, ये बदलता रहता है। हुकूमतें जो है वो रिलीफ देती रहती हैं, कभी ज्यादा कभी कम। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है कैपिटल गेन टैक्स, सीजीटी। ये कैपिटल गेन टैक्स जो होता है ये बेचने वाला अदा करता है। जो उसने कैपिटल कमाया है, जो उसने पैसे वहां पे कमाए हैं, उसमें से 1% या फाइलर और नॉन फाइलर के लिए 2% जो है वो अदा करना पड़ता है हुकूमत पाकिस्तान को। तो वो अदा करने के बाद आपका तीसरा मरहला सेल डीड की तैयारी में आता है कि आपने लिखाई पढ़ाई कहाँ से करानी है। अगर आप खुद माहिर हैं या खुद पढ़ लिख लेते हैं या आपको उस तरह की लिखाई करने का तरीकाकार पता है तो आप वहां से करें, या आप किसी क्लर्क या किसी भी वकील से आप राबता कर सकते हैं। ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आप किस पे और कितना रिलाई करते हैं, उस हिसाब से आप अपनी एक डीड तैयार करवा लें। उसके बाद आपने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना है। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस आप जाएंगे, आपको पता है कि रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सब रजिस्ट्रार तहसील लेवल पे जो है वो मौजूद होते हैं। जब उनके पास जाएंगे तो मोस्टली आपकी मुलाकात जो है वो मुहर्रर से होती है। मुहर्रर जो होता है खास रजिस्टर में आपकी एंट्री करता है, एक रजिस्टर उनके पास मौजूद होता है, उसमें वो एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद वो आपके साइन, सिग्नेचर, अंगूठे जो है दोनों पार्टियों के उनसे पूछता है क्या आपने वो रकम वसूल कर ली या आपने वो अदा कर ली। जो भी आपके वहां पर लवाजमात होते हैं उनको पूरा किया जाता है और उसके बाद खास किस्म की एक रसीद जारी कर दी जाती है। जब रसीद जारी हो जाती है तो उस रसीद जारी होने के बाद आपको 15 दिन का टाइम पहले होता था मगर अब जो है वो 8 दिन का टाइम कर दिया गया है। इस टाइम में आपके जो रजिस्ट्री होती है उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। उसकी वेरिफिकेशन में देखा जाता है उस पर कोई भी किसी किस्म का कोई ऐसा कोई केस तो नहीं चल रहा अदालत में, या किसी किस्म का स्टे तो नहीं चल रहा, या कोई भी इसमें कोई लड़ाई झगड़े का मामला तो नहीं है, या इसकी वेरिफिकेशन की जाती है क्या ये फेक तौर पर बंदा सेल तो नहीं कर रहा, इसका असल मालिक कौन है। खरीदने वाले के वाले से भी जो है वो तमाम मालूमात ली जाती है, क्या जो इन्होंने टैक्सेस अदा किए हैं वो सही अदा किए हैं। सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद उस रजिस्ट्री को पास करके जो है वो अराजी सेंटर भेज देते हैं। वहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड उसकी एंट्री करता है और उसके बाद उसको जारी कर दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, बड़ा इजी प्रोसेस है। इससे गुजरने के बाद आप अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। उसके बाद आपने दूसरा मरहला होता है इसका इंतकाल दर्ज करवाना है। आपने इंतकाल के वाले से भी एक चालान होता है वो डेवलप करवाना होता है, वहां से चालान लें। उसकी फीस जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पंजाब बैंक में अदा करें। अदा करने के बाद एक रजिस्ट्री की कॉपी वो आप अराजी सेंटर में जमा करवाएं, वो वहाँ आपको नंबर इशू करेगा और वो जाकर आप पटवारी को दें, वो नंबर जाकर वहाँ पे लगाएंगे और आपकी रजिस्ट्री जो होती है वो आपका इंतकाल जो होता है वो आपके नाम पर दर्ज कर दिया जाता है और वो इंतकाल हो जाता है। तो उसकी मलकियत जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है, इसको अगर आप करते हैं तो आप इजीली एक रजिस्ट्री करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।